हेलो फ्रेंड्स, आपका एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो हमारा जो लेक्चर है वो हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स चैप्टर चल रहा था और उसमें जो है हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि इस वीडियो में जो थ्योरी पार्ट हो आपका क्या हो जाए, अंत हो जाए। अर्थात हम लास्ट टॉपिक हाइलो एरीन्स पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कि हाइलो एरीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात हाइलो एरीन्स रासायनिक अभिक्रिया कैसे देता है, अर्थात हाइलो एरीन्स जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। तो आपको हमने बताया था कि जो हाइलो एरीन्स होते हैं वो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। एक नाभिक रागी अभिक्रिया और दूसरा आपका क्या देता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, और इसके बाद तीसरा आपका देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और इसके बाद धातुओं के साथ भी अभिक्रिया बता दिए थे और वहाँ ये भी बताए थे कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है वो हाइलो एरीन्स जो है आसानी से नहीं देते हैं और इसका कारण क्या है। तो जो भी अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप क्या करिए, पीछे वाला वीडियो देखकर आइए और सीरियल वाइज अगर आप देखकर आएंगे तो आपको क्या होगा, विधिवत समझ में भी आएगा और आगे जो है आने वाले लेक्चर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और पूर्ण विश्वास है कि आपको जो चैप्टर का द एंड होगा इस प्रकार से होगा कि आपको लगेगा कि हमको जो है इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट जो है पूरी तरह से कवर हो गया है और जो भी रिएक्शन है एक एक रिएक्शन जो है समझ में भी आ गया है और किस प्रकार से होगा। और हम आपको सलाह देते हैं कि जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, अर्थात इस चैप्टर में जितने भी आप रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन पढ़े हैं, जैसे ऊर्ज रिएक्शन हुआ, इसके बाद ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया या फिटिक अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, तो इस प्रकार से जो भी नेमिंग रिएक्शन है तो उसकी आप क्या करिए, अलग से नोट्स बनाइए और नेमिंग रिएक्शन में जो अलग से नोट्स बनाइए उसी को क्या करिए, बार बार रिवाइज अर्थात एक प्रकार से देखते रहिए किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लेक्चर पर आते हैं, हम समय नहीं लेते हैं और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। तो अब आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आई कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब कि जैसे आपका क्या हो जाए, और किसका हम पढ़ रहे हैं, हाइलो एरीन का। तो यहाँ मान लीजिए ये आपका क्या है, हाइलो एरीन है, हाइलो एरीन हो गया ना। तो इस पर क्या करे, कोई इलेक्ट्रोफिलिक क्या करे, अटैक करे। जब इलेक्ट्रोफिलिक इस पर अटैक किया और इसके बाद इसमें से एक इलेक्ट्रोफिलिक को क्या कर दे, निकाल दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात एक इलेक्ट्रोफिलिक दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक को जब निकाल देता है और उस इलेक्ट्रोफिलिक का स्थान स्वयं ले लेता है तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कह देते हैं, अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। तो ये तो आपको क्लियर होगा ना। तो अब देखो कैसे होगा, तो अब इसमें हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए उसी समझाने के लिए हम कर रहे हैं, इस कार्बन पर हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। तो अब बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक, अभी हम बताएंगे किस प्रकार से किस स्थान पर अटैक होगा, केवल आपके माइंड में हम बता रहे हैं कैसे होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या कर दे, हाइड्रोजन को अगर निकाल दे, जैसे समझिए एक प्रकार से अगर हाइड्रोजन को निकाल दे और इसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर क्या है, इसके स्थान पर आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक जो है जुड़ गया और H+ क्या हो गया, निकल गया। तो अब इसमें देखो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ था और H+ जो निकला है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना। H+ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन से क्या हो, स्नेह हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो H+ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और यहाँ पर E+ क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक था, अर्थात इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक को निकाला कि नहीं, प्रतिस्थापित किया, तो यही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। अब हम इसमें समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया जो है किस प्रकार से कैसे होती है। तो अब इसमें देखो हम जल्दी से ही बता देते हैं इसमें, और आपको इसके पहले वाले वीडियो में और जब हाइलो एरीन बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि जो यक्स होता है, जैसे ये बेंजीन है, इससे डायरेक्ट रूप से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये जो काम करता है
तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, डोनेट करता है, अर्थात बेंजीन रिंग को देता है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, अनुनाद बनेगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज। और इसी में हम बता देते हैं कि इसके बाद क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन जो है, हम अनुनाद नहीं बना रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में बनाए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं इस स्थान पर आपका निगेटिव चार्ज आता है, इस स्थान पर निगेटिव चार्ज आता है, अर्थात हम कह सकते हैं इस स्थान को क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। जैसे इससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये पैरा होगा, पैरा के बाद आर्थो। अब जानते रहिएगा अगर हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ा है तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, अर्थात पैरा इसको कहेंगे, इसके बाद आर्थो इसको कहेंगे, मेटा इसको कहेंगे। अगर हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी समूह अगर इस स्थान पर जुड़ा है और कोई दूसरा समूह नहीं जुड़ा है, केवल अकेला जुड़ा है, तो इसको हम पैरा कहेंगे, इसके बाद के आर्थो कहेंगे, इसके बाद क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे। लेकिन अगर इसी में क्या हो जाए, हम समझा देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से हो जाए कि यहाँ Cl जुड़ा है और यहाँ क्या जुड़ा हो, COOH जुड़ा है। तो अब अगर पूछा जाए कि पैरा, आर्थो और मेटा का डिफरेंस कैसे करोगे, तो जानते रहिएगा कि COOH जो होता है ये क्लोरीन से क्या होता है, क्रियाशीलता इसकी अधिक होती है। एक क्या होता है IPSC में क्रियाशीलता की श्रेणी होती है, तो उसमें ये अधिक होता है। तो अब यहीं पर क्या जोड़ा जाएगा, यहीं से काउंटिंग होगी, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, पैरा कह सकते हैं, और इसके बाद का इसको आर्थो कह सकते हैं, और इसके बाद इसको क्या कह सकते हैं, मेटा कह सकते हैं। और इधर आएंगे तो इसको क्या कह देंगे, आर्थो कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे, मेटा कह देंगे, वो क्या कह देंगे, पैरा कह देंगे। आर्थो के बाद मेटा ही आता है और इसको क्या कह देंगे, पैरा कह देंगे। तो इस प्रकार से आप जानते रहिएगा, ये मत समझिएगा कि ऊपर जो है जहाँ जुड़ा रहे वहीं से पैरा का निर्माण होता है। यहाँ ये देखा जाता है कि आपका हाइड्रोजन परमाणु या जो क्रियाशीलता श्रेणी में आगे है परमाणु, वो किस स्थान पर जुड़े हैं। तो इतना आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इसमें क्या है, निगेटिव परमाणु आर्थो पर, और इसके बाद ये क्या है, पैरा है, इस पर आ जाता है, और यहाँ पर क्या है, आर्थो, और मेटा पर जो है निगेटिव परमाणु नहीं आता है। तो अब इसमें देखो हम बता देते हैं कि एक होता है प्लस यम इफेक्ट, एक क्या होता है, प्लस यम इफेक्ट, और एक माइनस यम होता है। और प्लस आई अर्थात हम कह सकते हैं माइनस आई और प्लस आई के बारे में आपको बता दिए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। तो प्लस यम इफेक्ट का मतलब ये होता है, केवल हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, और 11th में आप अगर GOC पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़कर आए होंगे। तो प्लस यम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई परमाणु जैसे बेंजीन रिंग से जुड़ा है वलय से, तो उससे जो परमाणु जुड़ा है अगर वो इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को देता है अर्थात वलय को देता है, और वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये वलय पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को यहाँ देखो बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, प्लस यम इफेक्ट दिखाता है। और अगर क्या करे, कोई समूह ऐसा जुड़ जाए, जैसे ये आपका हो जाए बेंजीन रिंग, और इससे जब CHO समूह या COOH समूह जुड़ जाता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को, जैसे ये क्या करता है, इससे क्या करेगा, बेंजीन रिंग से खींचेगा, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। अर्थात जब ऐसा समूह जुड़े जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस यम इफेक्ट। और अगर बढ़ा रहा है रिंग के घनत्व को, क्या दिखाएगा, प्लस यम इफेक्ट। और माइनस आई का मतलब क्या होता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अर्थात ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, तो जिसके पास क्या हो, जैसे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। इसमें हम बताए थे जैसे आपका NO2 हो गया, ये क्या हो गया, NO2 हो गया, अर्थात NO2 समूह जुड़ जाए, और इसके बाद इसके अंतर्गत CH3 समूह आ जाए, तो ये प्लस आई और ये माइनस आई। और जानते रहिएगा जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ये सब माइनस आई की बात व्यवहार करते हैं। अर्थात इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के पावर इनमें आ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता तो समझ में आया होगा ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो यही क्या हो जाता है, इसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं ये क्या करते हैं, -I की बात व्यवहार करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि किस प्रकार से होता है। अब देखो यहां पर आपका क्या है, बेंजीन है, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा। तो अब इसके कारण ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, +m इफेक्ट। +m इफेक्ट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर बढ़ता है, आर्थो स्थित पर और इसके बाद पैरा स्थित पर। अर्थात ये आर्थो स्थित पर बढ़ गया और क्या बढ़ जाता है, पैरा स्थित पर। तो अब देखो यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा वहीं पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, आर्थो स्थित पर अटैक कर सकता है और पैरा स्थित पर। और कोई कहे क्या मेटा पर अटैक करेगा, मेटा पर क्यों अटैक करेगा, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन है, पहले से नहीं है। तो इसलिए, और जानते रहिएगा जो बेंजीन होता है उसमें भी हम बताए थे कि बेंजीन की क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया देता है। जब हम प्रिपरेशन बता रहे थे कि हाइड्रोएरिन को कैसे बनाए थे तो वहाँ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा बताए थे, और वहाँ जो है उसका वो भी बताए थे कि मैकेनिज्म कैसे होगा। तो अब इसमें क्या होता है, आपका आर्थो और पैरा स्थित पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक जाकर जुड़ जाता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये होती है, जैसे प्रॉब्लम होता है कि जो यहाँ पर X है, देखो +m इफेक्ट के कारण ये मान लीजिए आपका लोन पेयर ऐसे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन है। तो +m इफेक्ट क्या करता है, +m इफेक्ट क्या करता है, सोचो, इसके पहले बताए थे। +m इफेक्ट क्या करता है, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। लेकिन अगर -I इफेक्ट के द्वारा देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या दिखाता है, -I इफेक्ट दिखाता है। तो जब -I इफेक्ट देखेंगे तो ये क्या करता है, -I इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। तो अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन परमाणु रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो यहाँ बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। जो +m इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा था वो अब -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, रिंग पर कम हो जाएगा। अर्थात जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, जो रिंग होता है, वलय होता है बेंजीन, उसके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसको कम कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अर्थात हाइड्रोजन आपका क्या होता है, निष्क्रिय कर देता है, अर्थात रिंग को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो इससे ये होता है कि पहले अगर ये हाइड्रोजन परमाणु -I की बात ना व्यवहार करता तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता, अधिक होता। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता, अब आसानी से इस पर अटैक कर जाता है। लेकिन जब -I इफेक्ट देखा गया तो इससे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ, तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो इससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन उतना आसानी से होता नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक उतना आसानी से नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उग्र परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो उसमें आप FeCl3 का प्रयोग करेंगे या एनहाइड्रस AlCl3 का प्रयोग करेंगे। और जब नाइट्रोकरण कराएंगे अर्थात नाइट्रेशन कराएंगे, तो जब नाइट्रेशन कराएंगे तो वहाँ हम सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक प्रकार से कैटालिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। और जानते रहिएगा, अगर कोई पूछे कि बेंजीन, यहाँ पर क्या है बेंजीन, और अगर कोई पूछ ले कि क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में बताओ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया आसानी से कौन देगा, अर्थात किसकी क्रियाशीलता इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति अधिक होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, बेंजीन अधिक होगा। क्यों होता है, बेंजीन पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पर पाई बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, Cl परमाणु -I इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। और जानते रहिएगा हाइड्रोजन की स्थिति में, हाइड्रोजन अगर इससे जुड़ा है
है बेंजीन रिंग से, इस स्थिति में जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, प्लस यम इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट प्लस यम इफेक्ट से अधिक क्रियाशील। ये एक प्रकार से क्या है, अपवाद है। इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट प्लस यम इफेक्ट से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अगर यहीं पर क्लोरीन के अलावा, जैसे हाइड्रोजन के अलावा आपका जो प्लस यम इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे OH समूह जुड़ जाए, यहाँ पर क्या जुड़ जाए, OH समूह जुड़ जाए, या इससे जो है यहाँ पर NH2 समूह जुड़ जाए, ये भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएंगे और प्लस यम इफेक्ट भी दिखाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्लस यम इफेक्ट इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे आप क्या करिए, इसको समझिए, क्योंकि देखो जब ये सब समझेंगे, बारीकियां समझेंगे ना, तभी जब कंपटीशन का पेपर देंगे तो उसमें क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से आपका लॉजिक होगा। जैसे पूछ लेगा कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया आसानी से देगा, तो आपके दिमाग में जब होगा तो बता ले जाएंगे। तो समझ में आया ना। तो अब यहाँ देखो, ये NH2 और OH समूह है, ये भी माइनस आई क्यों किया, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, और जो लोन पेयर इसको देता है तो इसके कारण प्लस यम, अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिव के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, और जो लोन पेयर इस पर है इसके कारण प्लस यम इफेक्ट दिया। इस स्थिति में प्लस यम इज ग्रेटर देन माइनस आई। तो अब बताओ, अगर प्लस यम जो है माइनस आई इफेक्ट से क्या है, ज़्यादा है, तो कौन जीतेगा, प्लस यम जीतेगा। और प्लस यम का मतलब क्या होता है, प्लस यम का मतलब कि बेंजीन रिंग या वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देना। तो अब इसमें इस स्थिति में क्या होता है, बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, और जब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, वो तो बैठा है इसी सोच में कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे बढ़े, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो, वहीं पर हम तुरंत क्या कर दें, अटैक कर दें। तो तुरंत इलेक्ट्रोफिलिक क्या कर देता, अटैक कर देता है। तो अब बात आई कि किसमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक आसानी से होगा। तो इतना जो है आप समझ गए होंगे कि जैसे हाइड्रोजन के अलावा अगर देखेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, प्लस यम इफेक्ट भारी पड़ता है। जैसे आपको दो स्थिति हम दे दें, यहाँ पर दे देते हैं OH और यहाँ पर हम दे देते हैं ब्रोमोबेंजीन। अब इसमें पूछा जाए कि ये बताओ कौन सी, अर्थात कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे, ये बताओ ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता, इसके कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अर्थात माइनस आई इफेक्ट दिया। और इसके पास लोन पेयर है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस यम इफेक्ट दिया। और हमने आपको बताया यहाँ पर वही ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा प्लस यम इफेक्ट। अब जब प्लस यम इफेक्ट क्या करता है, रिंग के घनत्व को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, घटाता है। अब इस स्थिति में अपवाद, हम आपको बताएं कि अपवाद इंग्लिश में क्या कहते हैं, जानते रहिएगा, अपवाद है ये क्या है, अपवाद। इस स्थिति में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस यम इफेक्ट। जब माइनस आई जीत जाएगा तो इसका मतलब वो क्या कर दिया, वलय को निष्क्रिय कर दिया, निगेटिव चार्ज जो ज़्यादा बढ़ रहा था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और जब निष्क्रिय कर देगा तो जो इलेक्ट्रोफिलिक आएगा अटैक करने, वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होती है, ये मत समझिएगा कि नहीं होती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, अधिक परिस्थितियों का उपयोग होगा। जैसे उसी में हम कैटालिस्ट का प्रयोग करने लगेंगे, समझ में आ गया ना। अब लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, प्लस यम इफेक्ट हमेशा जो है, कहीं भी आप देखेंगे प्लस यम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है अधिक होगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो आसानी से कोई इलेक्ट्रोफिलिक जो है जुड़ जाएगा। तो अब पूछा जाए इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो आपका ये अधिक क्रियाशील होगा। यहाँ पर NH2 जुड़ जाए तो वो भी अधिक क्रियाशील होगा। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा।
तो अब लेकिन देखो, अगर पूछा जाए इस स्थिति में जो है इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ अटैक करेगा, तो अटैक वहीं पर करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। तो आर्थो और पैरा स्थिति पर ही क्या होता, अटैक होता है। तो इतना जो है लॉजिक जो था किस प्रकार से क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे होता है। तो अब यहाँ पर समझिए, तो पहला रिएक्शन हमारा आता है क्लोरोनेशन अर्थात क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। पहला हमारा क्या आता है, क्लोरोनेशन, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। तो अब इसमें हम क्या ले लिए, मान लीजिए हम क्लोरोबेंजीन ले लिए। इसकी क्रिया किससे, क्लोरीनीकरण हम कर रहे हैं। क्लोरीनीकरण का मतलब Cl2 से क्रिया कराए, और इसके उपस्थिति में यहाँ पर आप निर्जल AlCl3 या आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, निर्जल FeCl3 का भी प्रयोग, अर्थात एनहाइड्रस FeCl3 चाहे लें या आप निर्जल AlCl3 लें, इसको जरूर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई की बात व्यवहार करके इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, Cl+ इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में जनरेट होगा ना, Cl+। अब पूछा जाए कि इसमें बताओ जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में कार्य करेगा वो कौन होगा, तो यहाँ से Cl+ निकलेगा ना इलेक्ट्रोफिलिक, इसके पहले भी बताए थे। अब ये क्या करता है, लुईस बेस इससे क्रिया करके FeCl4- और +Cl+ बनाता है, ये सब अगले लेक्चर में बताया गया है। तो अब देखो यहाँ से क्या होता है, क्या ये Cl+ इसको निकालेगा, इससे मतलब नहीं है। अगर इससे निकालेगा तो यहाँ से Cl- निकलेगा, और Cl- क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक को निकाल कर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक को निकाल रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, अटैक कहाँ होता है, आर्थो और पैरा स्थिति पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वहीं पर क्या होता है, अधिक होता है। तो अब एक बार यही क्या करेगा, इस आर्थो स्थिति पर अटैक करेगा। तो जब आर्थो स्थिति पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनता है, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु पहले से था और ये क्या हो गया, क्लोरीन परमाणु हो गया, ये आर्थो स्थिति से बन गया। और जब पैरा स्थिति पर अटैक करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु, और यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन परमाणु हो गया। अब इसका नाम बताओ, तो 1,2 अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, 2,2 डाइक्लोरोबेंजीन या डाइक्लोरोबेंजीन भी आप कह सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब इसमें देखो ये आपका जानते रहिएगा अल्प बनता है, ये क्या होता, अल्प बनता है, और मुख्य उत्पाद के रूप में ये बनता है। अर्थात जो पैरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में, और जो आपका आर्थो बनता है वो क्या होता है, अल्प उत्पाद के रूप में। अब बात आई कि सर ये बताओ कि जैसे ये अल्प और मुख्य का मैटर कहाँ से आता है, अर्थात किस प्रकार से बना। तो जानते रहिएगा कि इसमें क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु पास होने के कारण, जैसे पास है ना, नज़दीकी ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होता है, त्रिविम बाधा, अर्थात इनके बीच जो है लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है। एक प्रकार से हम त्रिविम बाधा का मतलब समझ सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है। जैसे दो लोग अगर पास हो तो उनमें क्या होता है, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इनमें त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित करते रहते हैं, और जिससे ये अस्थायी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा दूर होते हैं, तो इससे उनके बीच जो है उतना प्रतिकर्षण नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाते हैं। यही केवल लॉजिक है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें देखो कि क्लोरीनियम आयन Cl+ आयन क्या किया, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया। तो अब इसमें HCl भी निकलेगा, लेकिन आप यही दोनों प्रोडक्ट दिखाकर इसको अल्प और मुख्य कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो आपको पहला रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा कि हम हैलो एरिनो का क्लोरीनीकरण कैसे करते हैं, समझ में आ गया है। अब दूसरा लेक्चर समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए आपका अगला रिएक्शन है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक में कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लोरीनीकरण पढ़ेंगे अर्थात क्लोरेशन,
और इसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। इतना हमको पढ़ना है। तो अब आ जाता है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड अर्थात CONC कंसंट्रेटेड के उपस्थिति में जब हम अपक्रिया कराते हैं और यहाँ पर जानते रहिएगा उत्प्रेरक के रूप में सांद्र H2SO4 लिया जाता है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, इससे जब अपक्रिया होता है तो वही प्रोसेस क्या हो जाता है, पुनः होता है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक को विस्थापित करेगा। लेकिन अब बात आई कि नाइट्रिक अम्ल है तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक की बात कौन कार्य करता है, तो जानते रहिएगा NO2+ का मतलब नाइट्रोनियम आयन। यहाँ से जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक की बात कार्य करता है। तो अब इसमें देखो एक कहाँ जुड़ेगा, बताओ कहाँ पर जुड़ेगा? एक क्या जुड़ेगा, आर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा NO2, और एक NO2 कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर, क्योंकि आर्थो और पैरा पर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या होती है, अधिकता होती है। तो एक NO2 कहाँ जुड़ जाएगा, आर्थो स्थिति पर, एक NO2 कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, तो इसका नाम देखो, यहाँ क्लोरीन को अधिक वरीयता दी गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इसमें ये देखो कि देखो 1 क्लोरो और 2 पर क्या है, नाइट्रो है। अब देखो इसमें 1 क्लोरो, क्योंकि IPSC में देखो C आगे आएगा ना, और नाइट्रो का मतलब N और क्लोरो का मतलब C, तो C जब अल्फ़ाबेट से आगे आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, काउंटिंग उधर से, तो 1 क्लोरो और इसके बाद आपका 2 पर क्या है, नाइट्रो है, और ये पूरा क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। अर्थात इसका IPSC में नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन हो गया। इसी प्रकार से इसका क्या होगा, 1 क्लोरो हो जाएगा और 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। तो क्लियर है ना। तो अब इसमें बताओ कि अल्प कौन होगा और मेजर कौन होगा, अर्थात माइनर और मेजर कौन होगा। तो ये दोनों क्या है, पास पास आपस में रिपल्सन, इससे ये क्या हो जाएंगे, अस्थाई होंगे, और जब अस्थाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद ये क्या होंगे, दूर दूर, तो उतना रिपल्सन नहीं है, तो इस कारण ये क्या हो जाएंगे, मेजर प्रोडक्ट। अर्थात आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो अब आपको नाइट्रेशन अर्थात नाइट्रीकरण जो अभिक्रिया है हैलो एरीन की वो भी समझ में आ गया है। इसमें क्या करना है, आपको हैलो एरीन लेना है अर्थात क्लोरोबेंजीन, और कंसंट्रेटेड अर्थात सांद्र HNO3 से क्रिया कराना है और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। तो एक आपका क्या बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इतना क्लियर है ना। और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो इतना जो है आप जानते रहिएगा। और इसमें पूछा यही जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि आप जब इसका क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक की बात कौन कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक के बाद कौन कार्य करेगा, आपका नाइट्रोनियम आयन अर्थात NO2+ कार्य करता है। तो इतना क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला आता है सल्फोनेशन। अब इसमें देखो अगला हमारा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब इसमें देखो सल्फोनेशन आपका आता है अगला। इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया किससे कराना है, H2SO4 अर्थात सांद्र H2SO4 से जब कराएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफिलिक निकलता है वो SO3H+, अर्थात हम कह सकते हैं HSO3+। ये आपका क्या सल्फोनियम आयन क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक के बाद कार्य करता है। तो जब ये कार्य करेगा तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक बार बताओ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो स्थिति पर SO3H जुड़ गया, और एक बार आपका क्या कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ Cl हो गया और इसके बाद ये क्या हो गया, SO3H हो गया। तो एक बार कहाँ जुड़ा, ये क्या है, आर्थो स्थित, और ये क्या है, पैरा स्थित, और इसको हम क्या कह देंगे, मेजर प्रोडक्ट कह देंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो अब बात आई कि इसका नाम क्या कहेंगे, तो जानते रहिएगा इसको हम जैसे इससे काउंटिंग करेंगे, इसको प्राथमिकता देंगे। तो अब 2 पर क्या है, क्लोरो, तो यहाँ क्या कह देंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको कह देंगे। और इसको क्या कह देंगे, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह देंगे। तो इतना जो है आपको सल्फोनेशन भी क्लियर हो गया होगा कि सल्फोनेशन में क्या होता है। तो यही होगा कि क्लोरो बेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट, और एक क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। और पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। अब इसके बाद आप समझिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। जैसे मेन रूप से आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होगा उसमें क्या आता है, आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आता है। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में समझिए क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो अब इसमें देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, 2 प्रकार की। एक इसमें क्या होता है, एल्काइलेशन होता है, एल्काइनेशन का मतलब एल्कलीकरण होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। और एक क्या होता है, एसाइलेशन, इसका मतलब एसिलीकरण अभिक्रिया अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो इसमें 2 प्रकार से होते हैं। तो पहला हम एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट, इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफिलिक के भांति कार्य करता है वो एल्किल कार्य करता है। कि कौन कार्य करेगा, एल्किल। और जब एसाइलेशन होता है अर्थात एसिलीकरण होता है तो उसमें आपका क्या करता है, एसिल समूह कार्य करता है। अब देखो इसमें कैसे होगा, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, एल्किल क्लोराइड से किसी, जैसे हम CH3Cl से करा दिए। ये मेथिल क्लोराइड आप एथिल क्लोराइड से करा सकते हैं, जैसे जिस प्रकार से हमको जो भी प्राप्त करना है। और जानते रहिएगा इसको हम किसके उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल AlCl3, ये उत्प्रेरक लिखना मत भूलिएगा। इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसी एल्किल क्लोराइड से की जाती है तो इसमें से बताओ CH3 पर क्या आता है, प्लस चार्ज, और Cl पर क्या आता है, माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक की भांति कौन कार्य कर रहा है, CH3 प्लस कार्य कर रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रोफिलिक की भांति कार्य कर रहा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ अधिक है, आर्थो और पैरा स्थित पर। तो आर्थो और पैरा स्थित पर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो एक बार क्या बना लेगा, जब आर्थो स्थित पर आक्रमण करेगा तो यहाँ से क्या बना लेगा, ये उत्पाद बना। और जब पैरा स्थित पर आक्रमण करेगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका उत्पाद बन गया। तो अब इसमें देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये आपका आर्थोक्लोरो टाल्वीन, इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, टाल्वीन कहते हैं ना। आपको बताए थे कि बेंजीन रिंग से अगर एक CH3 जुड़ा है तो उसको हम क्या कह देते हैं, टाल्वीन कह देते हैं। तो अब इसी को देखो, ये यहाँ से काउंटिंग होगी तो 1 2 है, लेकिन अगर इससे ये ले इसको पैरा करते हैं और इसको क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। तो जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर्थो, और इस पर क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। तो आर्थो क्लोरो और ये पूरा क्या होता है, टाल्वीन होता है। ऐसे भी ले सकते हैं, या आप IPSC नेम लिख दीजिए और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टाल्वीन हो जाएगा। और इसमें भी वही आता है कि मेन उत्पाद क्या होगा, मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो यही क्या होगा, पैरा वाला आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है मुख्य और अल्प क्या होगा, तो जो पैरा प्रोडक्ट बना वो मेजर हो गया और ये क्या हो गया, अल्प हो गया। तो इसी अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइनेशन अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, या केवल आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह देंगे तब भी क्या होगा, सही होगा। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइनेशन अभिक्रिया जो है समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम एक अच्छी बात इसमें डिस्कस करते हैं कि जैसे कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में जो आपका एल्किल हाइलाइड यूज किए हैं इसमें किस प्रकार से ये काम करता है। तो जानते रहिएगा कार्बोकैटायन की बात कार्य करता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या आ जाए, क्लोरीन आ गया, इसके बाद इस प्रकार से हम अगर ले लें CH2Cl ले लिए, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या ले लिए, एनहाइड्रस का मतलब निर्जल AlCl3। तो अब इसमें बताओ कि अगर पूछा जाए कि अब देखो अगर हम वैसे जनरल दिमाग लगाएंगे, जैसे
जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं अगर वैसा हम दिमाग में सोचेंगे तो आपका यहाँ से क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा और इतना क्या बनाया आपका एल्किल हुआ। तो यही एल्किल क्या होगा, आर्थो और पैरा स्थित पर जाकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो एक बार अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH2 CH2 CH3, ये आर्थो प्रोडक्ट, और एक बार इसी पर क्या होगा पैरा प्रोडक्ट अलग से दिखा देंगे। लेकिन इसमें देखो कि प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसको हम विभाजित करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है CH3 CH2 CH2। तो अब जब Cl निगेटिव के रूप में निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव आ गया तो किसकी बात कार्य करने लगा, कार्बोकैटायन की बात। हमने बताया था कि अगर कार्बन पर अर्थात कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन कहते हैं। तो जब कार्बोकैटायन आ गया तो इसमें जानते रहिएगा अब क्या होता है, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है कार्बोकैटायन में। जब जितना अधिक अस्थाई कार्बोकैटायन बन सकता है उतना हम अधिक अस्थाई बनाते हैं। तो अब इसमें देखो, अगर यहाँ से क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु इस पर शिफ्ट हो जाए और ये जब हाइड्रोजन परमाणु इस पर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और इसके बाद ये H जाकर जुड़कर यहाँ क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा। देखो दो स्थित बनेगा, एक स्थित क्या था, पहला स्थित था, इस पर प्लस था। लेकिन अगर हम रीअरेंजमेंट करा देते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को इस पर क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इस पर अब प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया CH प्लस और इसके बाद CH3 हो गया। तो अब इसमें बताओ कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है। तो अब यहाँ पर प्लस चार्ज है वो डायरेक्ट रूप से किस कार्बन से जुड़ा, एक ही कार्बन से जुड़ा। तो इसका मतलब कौन सा कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो अर्थात 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो अब इसमें बताओ कि कौन सा कार्बोकैटायन अधिक अस्थायी होता है। तो आपको हम बताए थे 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, इसके बाद 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो अब इसमें जो है कौन अधिक अस्थायी होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक अस्थायी होगा ना। तो अब यहाँ से आक्रमण होगा, समझ में आया। तो अब ये क्या होगा, इस प्रकार से यौगिक नहीं बनेगा। अगर ये लॉजिक नहीं पता रहेगा तो आप डायरेक्ट यही यौगिक बना देंगे और आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है अर्थात हम कह सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH आपका क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इससे क्या जुड़ेगा, CH और 2 CH3 यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्थो प्रोडक्ट, और पैरा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट में CH और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसमें जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलाइनेशन में जो आपका एल्किल होता है, जैसे एल्किल क्लोराइड होता है, तो वहाँ से जब एल्किल बनता है तो अगर जो है आपका पुनर्विन्यास अर्थात कार्बोकैटायन बन रहा है तो हम देखेंगे क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट का मतलब कि आपका जो चार्ज है कार्बोकैटायन है वो अधिक स्टेबल कब होगा, 2 डिग्री बना दे तब होगा कि 3 डिग्री। तो जो अधिक स्टेबल होगा वही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और जानते रहिएगा कि जैसे ये मतलब नहीं हमको कि जो बोर्ड में आए उसी का जानकारी रखे। हम अगर पढ़ रहे हैं तो आप कंपटीशन में क्या पूछा जा रहा है और आगे आने वाले भविष्य में कैसे क्या होगा, तो पूरी जानकारी हमको रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट समझिए, और जहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बताइएगा, उस पर जो है मालक से जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, अर्थात जो जिसमें क्या होता है, एसिल समूह प्रवेश करता है। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया होगा, क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिलीकरण। तो अब इसमें क्या होता है, एसिल समूह प्रवेश करता है। तो एसिल समूह मतलब यहाँ जानते रहिएगा, जैसे CH3COCl को हम क्या कहते हैं, एसिल क्लोराइड कहते हैं या एस्टिल क्लोराइड इसको कहते हैं। तो अब इसमें जो CH3CO समूह होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एसिल समूह कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, एस्टिल क्लोराइड से करा देते हैं, CH3COCl से। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब इससे हम कराते हैं तो आपका जो CH3CO, यहाँ से Cl अलग होगा तो CH3CO प्लस आता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक की भांति कार्य करता है। और ये कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, वही बार बार आर्थो और पैरा पर। क्यों, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको दिखेगा, स्नेह उसी से है ना, स्नेह। आप शब्द समझ रहे होंगे, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अब इसमें समझो, ये आपका क्या हो गया, Cl। एक बार क्या होगा, CH3CO समूह कहाँ पर जुड़ेगा। अब बताओ, इसमें जो है कार्बन पर ही प्लस आएगा, जैसे ऐसे जुड़ा है कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना है ना, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा। तो यही बॉन्ड क्या होगा, एक बार इससे जाकर जुड़ जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, आपका पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। जब पैरा प्रोडक्ट बनेगा तो आपका क्या होगा, CO और CH3 हो जाएगा। तो अब बात आई कि इसको क्या कह देंगे, अल्प उत्पाद अर्थात माइनर प्रोडक्ट आर्थो वाले को, और इसको हम क्या कह देंगे, मेजर प्रोडक्ट कह देंगे। अब इसमें समझिए कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो जानते रहिएगा। हम आपको बता देते हैं कि अगर बेंजीन रिंग से COCH3 जुड़ा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कहते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर क्लोरो जुड़ा है, या हम कह सकते हैं आर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और इसको क्या कह सकते हैं, पैरा क्लोरो एस्टोफिनोन। तो एसिलीकरण में क्या होता है, एसिल समूह आपका प्रवेश करेगा, और एल्किलीकरण में क्या होता है, एल्किल समूह प्रवेश करेगा। तो आई होप, हमें आशा है कि आपको जो है ये पूरा लेक्चर जो है विधिवत समझ में आया होगा, और आप नोट्स क्या करिए, बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो इसमें क्या करिए, एक एक शब्द को पकड़िए कि किस प्रकार से क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या बनेगा। जैसे एल्काइलेशन में हमने बताया कि कार्बोकैटायन को देखते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया जो है, अगर कोई पूछे कि क्लोरोबेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों हो जाता है, तो आपको यही बताना होगा कि जो क्लोरीन होता है या हाइड्रोजन परमाणु होता है वो -I की तरह बिहेव करने लगता है, और -I क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। तो बेंजीन रिंग के घनत्व जो +m प्रभाव के कारण घनत्व बढ़ जाता है, उसको अब क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति क्या हो जाता है, कम क्रियाशील हो जाता है। और क्लोरोबेंजीन या हाइड्रोजन अगर जुड़ा है बेंजीन से, तो इस स्थिति में -I इफेक्ट जो है +m इफेक्ट से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और लेकिन अगर कोई दूसरा -I समूह जुड़ा है तो उस स्थिति में +m इफेक्ट क्या हो जाता है, वो -I इफेक्ट से अधिक हो जाता है हर स्थिति में। तो अगर कोई पूछा कि फिनॉल और क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक कौन अधिक से देगा, तो आपका फिनॉल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीव्रता से देगा। तो ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए और नोट करिए और रिवाइज करते रहिए। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।